हम लोग डी और एम ब्लॉक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लिया था। उसके बाद हम डी ब्लॉक की सामान्य विशेषताएं पढ़ रहे थे। उसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक था कि इसके मुख्य प्रवृत्तियां हम पढ़े, इसके गुणधर्म पढ़े, और उसमें हमने पहला गुणधर्म क्या लिया था, वो लिया था हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और जो दूसरी बात हम ले रहे हैं वो ले रहे थे इसका परमाणु आकार। हम बात कर रहे थे डी ब्लॉक तत्वों के परमाणु आकार के बारे में, ठीक है। ये हमने कुछ कल पढ़ा था, मैं इस बात को थोड़ा वापस से रिवाइज करूंगा। दो शब्द मैंने पढ़े थे कल, एक तो परिरक्षण प्रभाव और एक प्रभावी नाभिक आवेश। क्या है ये दोनों? पहले पढ़ेंगे हम परिरक्षण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। देखिए, जब डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। देखिए 3D तो पहले है, 4s उसके कहां है, बाद में। यदि डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, ये नाभिक है मान लीजिए, नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाता है, उसको क्या कहते हैं, नाभिक आवेश। प्रभावी नाभिक आवेश किसे कहते हैं? नाभिक जितना आकर्षण बल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगाता है, उतना उस इलेक्ट्रॉन पर लगता नहीं है, उसे फील नहीं होता, उस पर लगता ही नहीं, अप्लाई नहीं होता। जितना अप्लाई होता है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर, नाभिक का जितना आकर्षण बल लगता है, वह क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिक आवेश। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाता है, उसे तो क्या कहेंगे, नाभिकीय आवेश। नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाने वाला आकर्षण बल। लेकिन जितना बल लगाता है उतना लगता नहीं है, उसमें कुछ अवरोध होते हैं, तो जितना लगता है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, क्यों? अब देखिए, ये तो बाह्यतम कोश है, ये कौन सा कोश है, ये उपांत्य कोश है। कौन सा कोश है, उपांत्य कोश। बाह्यतम से जस्ट पहले वाला। उपांत्य कोश में यदि डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अधिक हो जाते हैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन का इससे बचाव करते हैं। जब डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 से अधिक, 6, 7, 8, 9, 10, तब ये उपांत्य कोश वाले इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का किससे बचाव करते हैं, नाभिक से। क्या बचाव क्या है, नाभिक खींचता है बाह्यतम कोश को अपनी तरफ, ये बल लगने नहीं देते। कौन, 3D में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन नाभिक का बल इस पर लगने नहीं देते बाह्यतम कोश पर। इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। तो देखिए, जब हम इस कैडमियम से मैग्नीज तक चलते हैं, वर्ग संख्या 3, 4, 5, 6, 7, वर्ग संख्या 3 से लेकर कहां तक, 7 तक। आकार में क्या आ रही है, कमी। स्केलियम से छोटा टाइटेनियम, टाइटेनियम से थोड़ा छोटा कौन वेनेडियम। क्यों? क्योंकि वर्ग संख्या 3 से 7 तक डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 से लेकर के 5, इसमें D1, इसमें D2, D3, D5, D5, ये इतने इलेक्ट्रॉन है जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का बचाव नहीं कर पाते। किससे बचाव नहीं कर पाते, नाभिक से। तो परिरक्षण प्रभाव तो क्या लग रहा है, कम, और नाभिक का आवेश क्या लग रहा है, ज्यादा। तो नाभिक बाह्यतम कोश से
दूसरी बात 10 तक वर्ग संख्या 8, वर्ग संख्या 9 और वर्ग संख्या 10। वर्ग संख्या 10 तक आकार लगभग क्या रहता है? बराबर। क्यों? क्योंकि इन तत्वों में डी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, 7 कितने तक होती है साहब? 8 तक। अब ये इतने इलेक्ट्रॉन हैं जो नाभिक के आकर्षण बल से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का बचाव करने लग जाते हैं। इस तरह दीवार बन जाती है तो बचाव करने लगते, पर ज्यादा बचाव भी नहीं कर पाते, तो इतना ही बचाव कर पाते हैं जितना कोण खींचता है नाभिक का आकर्षण बल, उसको बैलेंस कर दिया। तो प्रभावी नाभिक आवेश और परिरक्षण प्रभाव लगभग दोनों क्या है? बराबर। तो मैं तो नाभिक खींचता है या उधर जाते, तो आकार लगभग क्या रहता है? समान। और जैसे ही हम निकिल से कहां जाएंगे? कॉपर। कॉपर से कहां जाएंगे? जिंक। आकार में क्या होगी? वृद्धि। निकिल से बड़ा कौन? कॉपर 11वें वर्ग वाला। कॉपर से बड़ा कौन? जिंक। क्यों? क्योंकि कॉपर और जिंक में डी इलेक्ट्रॉन में, डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 10। कॉपर के बाह्यतम कोश में डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। जिंक के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन यहां है, 3d तो यहां है, 4s यहां है। ये 10 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का बचाव करते हैं, अच्छी तरह खूब बचाव करते हैं। तो परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाता है? ज्यादा। और नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम पर क्या हो जाता है? बहुत कम। बहुत कम क्यों? ये 10 इलेक्ट्रॉन बचाव करते हैं, तो प्रभावी नाभिक आवेश तो कम हो गया और परिरक्षण प्रभाव क्या हो गया? ज्यादा। ये बचाव करेंगे इससे, तो ये आकर्षित नहीं होगा, बाहर की तरफ खिसकेगा, तो आकार में क्या होगी? तो ये दो कारक थे जिनको हमने पढ़ा है इसी परमाणु आकार वाले टॉपिक से। हम दो प्रश्न पढ़े, अच्छे प्रश्न हैं। आप प्रश्नों की थ्योरी समझिए, आंसर आपको एक ही तरीके से निकल के आ जाएगा। देखिए हमारा प्रश्न है कि हम ये बात कर रहे थे आकार में पहले क्या आती है? कमी, फिर क्या होती है? आकार लगभग बराबर रहता है, फिर आकार में वृद्धि होती है। सुनिए मैं लिख रहा हूं 3D 4D 3 श्रेणियां पढ़ रहे डी ब्लॉक की। स्कैंडियम बोलिए, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, 5D में लैंथेनम, हैफनियम, टेंडेरम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी।
क्लियर है? देखिए हमने जो पढ़ा है 5 की श्रेणी को कहां से शुरू किया हमने? 5 की श्रेणी को हमने कहां से शुरू किया? लेंथेनम से। ये तीनों श्रेणियां हो गई। हम दो प्रश्न पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। दोनों का आंसर देखिए आप। प्रश्न क्या है कि 3D के तत्वों का जो आकार है उससे बड़े आकार वाले कौन है? 4D। प्रश्न ये है स्केंडियम से बड़ा कौन है? इट्रियम। टाइटेनियम से बड़ा जर्मेनियम। वेनेडियम से बड़ा नियोबियम। क्रोमियम से बड़ा मॉलिब्डेनम। मैग्नीज से बड़ा टेक्नीशियम। ये जनरल प्रॉपर्टी है। तो प्रश्न क्या है कि 3D श्रेणी के तत्वों का आकार, 3D श्रेणी के तत्वों का आकार से बड़ा होता है कौन सी श्रेणी वाले? 4D श्रेणी के तत्व। इन तत्वों से ये वाले तत्व बड़े होते हैं। क्यों? वर्ग में ऊपर से जब नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो कोस की संख्या बढ़ेगी। जब हम वर्ग में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो किसकी संख्या बढ़ती है? इलेक्ट्रॉन की। स्कैंडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 21। इट्रियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 39। 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए नाभिक है, 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ने से पूरा क्या बढ़ जाता है? कोष। कोष बढ़ जाएगा तो बाह्यतम को नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी तो आकार भी बढ़ जाता है। तो प्रश्न क्या है कि 3D श्रेणी के तत्वों का आकार छोटा होता है किससे? 4D से। संगत तत्वों से तुलना इसलिए होती है नेगेटिव में। लेकिन इट्रियम से बड़ा कौन है? लेंथेनम। लेकिन जर्मेनियम से बड़ा कौन नहीं है? हैफनियम बड़ा नहीं है। नियोबियम से बड़ा कौन नहीं है? टेंटेनम बड़ा नहीं है। मॉलिब्डेनम से बड़ा कौन नहीं है? टंगस्टन नहीं है। ये लगभग बराबर है। ये है प्रश्न कि जब ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता ही है। क्यों बढ़ता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, कोष बढ़ते हैं, बाह्यतम कोष के नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती है तो आकार बढ़ता है। लेकिन देखिए 3D से बड़े कौन है? 4D वाले। तो 4D से बड़े कौन होने चाहिए थे? 5D वाले। क्या होना चाहिए था? नियोबियम से बड़ा कौन होना चाहिए था? टेंटेनम। जर्मेनियम से बड़ा कौन होना चाहिए था? हैफनियम। पर क्यों नहीं हुआ? ये है पहला प्रश्न। तो 4D श्रेणी के तत्वों का जो आकार है वो लगभग बराबर होता है किसके? 5D श्रेणी के। ये है साहब आपका क्वेश्चन। 3D से बड़े 4D वाले, लेकिन 4D के बराबर कौन है? 5D वाले। जबकि होने क्या चाहिए? ये वाले बड़े। उसका रीजन क्या है? यहां एक घटना होती है साहब जिसको बोलते हैं लेंथेनॉइड संकुचन। नेक्स्ट पोर्शन में पढ़ेंगे अपन इसको। लेंथेनॉइड संकुचन। आपको पता है लेंथेनॉइड कितने नंबर पर आता है? 57 पर। हैफनियम कितने नंबर पर आता है? 72। तो बीच में कौन थे? 58 से 71 तक कौन से तत्व कहलाते हैं? लेंथेनॉइड। कौन से कहलाते हैं? लेंथेनॉइड। 58 कौन आता है? सीरियम से ल्यूटीशियम परमाणु 71 तक। ये लेंथेनॉइड तत्व हैं। इन लेंथेनॉइड तत्वों में एक प्रॉपर्टी होती है लेंथेनॉइड संकुचन। मतलब सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक, सीरियम, प्रेसियोडाइनियम, नियोडाइनियम से लेकर के कहां तक? ल्यूटीशियम तक।
आकार में क्रमिक कमी आती है। सीरियम से थोड़ा छोटा प्रेसिडाइमियम, प्रेसिडाइमियम से थोड़ा छोटा कौन है, न्यूराइमियम। कहने का मतलब लैंथेनोइड तत्वों में एक खास बात क्या होती है, कौन से तत्वों में, लैंथेनोइडों में, कौन कौन से में, 58 से लेकर के 71 तक के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर, मतलब सीरियम से कहां जाने पर, ग्लूटेशियम तक, 58 से कहां जाने पर, 71 तक आकार में क्रमिक कमी आती है, संकुचन पाया जाता है। इस ये कहां पाया जा रहा है, यहां लैंथेनम के इसके बीच में, हैफनियम के बीच में। इस घटना का प्रभाव कहां पड़ेगा, इससे आगे वाले तत्वों पर। ये 71 तक हो रहा है संकुचन, संकुचन तो एक्चुअली कहां हो रहा है, 58 से लेकर किसके बीच, 71 के बीच, पर इसका प्रभाव 72 के आगे भी चलेगा। तो इस लैंथेनोइड संकुचन के कारण आगे वाले तत्व 71 तक तो था ही संकुचन खुद, 72, 73, 74, 75 वाले तत्वों पर भी लागू होता है। इस लैंथेनोइड संकुचन के कारण इससे आगे वाले तत्व भी क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। ये इतने छोटे हो जाते हैं कि इनका आकार इनके बराबर हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हैफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ये तत्व लैंथेनोइड संकुचन के कारण इतने छोटे हो जाते हैं कि किसके बराबर हो जाते हैं, 40 के बराबर। और उसका रीजन क्या था कि लैंथेनोइड संकुचन था कहां, यहां 58 से लेकर कहां तक, 71 के बीच। इस लैंथेनोइड संकुचन के प्रभाव कहां पड़ता है, आगे वाले तत्वों में पड़ता है। तो ये वाले तत्व कौन से, हैफनियम से लेकर के मरकरी तक, इस लैंथेनोइड संकुचन के प्रभाव के कारण छोटे होते जाते हैं, इतने छोटे हो जाते हैं कि किसके बराबर हो जाते हैं, और के बराबर। ये हमारा पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न आप कह रहे हैं कि 4D श्रेणी के जो तत्व हैं उनसे बड़े कौन हैं, 5D श्रेणी के तत्व बराबर कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो आप, बराबर। 4D से बड़े कौन होने चाहिए थे, 5D वाले, क्योंकि वर्ग में ऊपर से जाने पर आकार बढ़ता है। पर प्रश्न हो गया साहब, लैंथेनोइड संकुचन के कारण ये तत्व छोटे हो जाते हैं, इतने छोटे हो जाते हैं कि किसके बराबर हो जाते हैं, 40 के बराबर। तो आप ऊपर क्या बात कह रहे थे कि 4D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग बराबर होता है 5D के बराबर होता है। ये सब आकार बढ़े, ये सब बराबर क्या लगभग, टेक्नीशियम लगभग बराबर किसके, रीनियम बड़ा तो है थोड़ा सा, पर लगभग बराबर, ज्यादा अंतर नहीं है। हां है बड़ा, लेकिन टंगस्टन बड़ा है किससे, मॉलिक्यूलर से, लेकिन थोड़ा सा। तो उसने प्रश्न ये बोला है, आप ये बात कह रहे हो, तो फिर बताओ कौन सा वर्ग, तीसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग है, ये वर्ग स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम है कि नहीं है। देखिए जब ये सब बराबर हो गए तो ये बराबर क्यों नहीं हुए, स्कैंडियम से बड़ा कौन है, इट्रियम, इट्रियम से बड़ा कौन है, लैंथेनम, जबकि होना क्या चाहिए था, स्कैंडियम से बड़ा कौन होना चाहिए था, इट्रियम, वो तो है ही, पर इट्रियम बराबर होना चाहिए था लगभग किसके, लैंथेनम के, इनकी तरह। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो लैंथेनोइड संकुचन है वो लैंथेनम से पहले नहीं हो रहा, लैंथेनम के कहां हो रहा है, बाद में। ये जो प्रोग्राम है ना लैंथेनोइड संकुचन वाला, त्रिज्या में क्रमिक कमी वाला, ये प्रोग्राम लैंथेनम के कहां हो रहा है, बाद में। तो प्रभाव किन पर पड़ता है, बाद वालों पर। किसको प्रभाव नहीं पड़ता लैंथेनोइड संकुचन का, लैंथेनम पर। इसलिए लैंथेनम तो बड़ा ही होता है किससे, इट्रियम से। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। देखिए मैं जो आपको बात बताना चाह रहा था कि जैसे जर्कोनियम लगभग बराबर होता है हैफनियम के, वैसे क्यों नहीं हुआ ये वाला, इट्रियम लगभग बराबर क्यों नहीं हुआ लैंथेनम के, क्योंकि लैंथेनोइड संकुचन जो है वो लैंथेनम के बाद होता है, लैंथेनम से पहले नहीं। तो लैंथेनोइड संकुचन का जो प्रभाव है वो भी लैंथेनम के बाद वाले तत्वों
ऊपर पड़ता है, न कि पहले वाले तत्वों पर। क्लियर है? देखिए उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक, तीसरा गुणधर्म स्टार्ट होगा, आयनन गुणधर्म। हमने बी ब्लॉक के तत्वों के बारे में कुछ चीजें पढ़ी हैं, सामान्य गुणधर्म पढ़े हैं। सामान्य गुणधर्म पढ़ने के बाद हमने स्पेशल 3D श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक हो गया था परमाणु आकार। परमाणु आकार से संबंधित हमने 2 सवाल पढ़े हैं, अच्छे प्रश्न है। परमाणु आकार के बाद हमारा नेक्स्ट गुणधर्म जो 3D श्रेणी का है वो है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा देखिए, नेक्स्ट हमारा जो गुणधर्म है वो है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। किसी उदासीन न्यूट्रल आयनिक फॉर्म में नहीं हो, किसी उदासीन गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी? आयनन ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन एक निकालो तो प्रथम आयनन ऊर्जा, 2 निकालोगे तो द्वितीय आयनन ऊर्जा। तो रिवाइज करूंगा परिभाषा को। किसी उदासीन गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। तो मेनली बात क्या हुई? इलेक्ट्रॉन निष्कासन हेतु आवश्यक ऊर्जा, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रॉन निष्कासन हेतु आवश्यक ऊर्जा। एक बात है, हमेशा और हमेशा परमाणु से जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हमेशा उष्मा का अवशोषण होता है। कहने का मतलब हमें परमाणु को उष्मा देनी पड़ती है, उसको गर्म करना पड़ता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे परमाणु को उष्मा देनी पड़ती है, वह उष्मा का क्या करता है? अवशोषण करता है। मतलब आयनन ऊर्जा जो है एक ऐसा प्रक्रम है एंडोथर्मिक, उष्मा शोषी प्रक्रम। हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए परमाणु जो है हमें ऊर्जा देंगे, परमाणु को, परमाणु ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण करता है। ठीक है, एक संबंध होता है संबंध। आयनन ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होती है साहब, किसके? परमाणु आकार। परमाणु आकार। ये संबंध आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है। आयनन ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती किसकी होती है? परमाणु आकार की। मैं इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। यदि परमाणु का आकार अधिक है, आकार यदि परमाणु का क्या है? बड़ा। सपोज कीजिए 2 परमाणु आपके पास, ये नाभिक, ये बाह्यतम कोश, ये नाभिक, ये बाह्यतम कोश। कौन सा इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा? यहां से। किस परमाणु को एनर्जी कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? इस परमाणु को। कारण देखिए यहां आकार क्या है? छोटा, इसकी वजह आकार छोटा है तो इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या लग रहा है? ज्यादा। किसकी वजह? इसकी वजह। यहां दूरी क्या है? इससे अधिक,
तो नाभिक का आकर्षण बल इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर क्या लग रहा है, थोड़ा कम। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को कहां निकालना है, बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए मुझे इस अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, इस आकर्षण बल को क्या करना है, तोड़ना है। तो इस पर आकर्षण बल ज्यादा है, इस पर आकर्षण बल कम है, तो कौन से परमाणु को कम ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इस वाले। तो आकार यदि क्या होता है, बड़ा, तो आयनन ऊर्जा जो है उसका मान क्या होता है। तो ये संबंध हमने पढ़ा है, आयनन ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती किसकी होती है, परमाणु आकार की। छोटे आकार का यदि परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा, और बड़े आकार का परमाणु है तो एनर्जी क्या लगेगी, कम। अब देखिए हम आयनन ऊर्जा के मानों को समझने के लिए कौन से टॉपिक की तरफ चलेंगे, परमाणु आकार की तरफ। हमने परमाणु आकार में क्या पढ़ा था, कौन सी श्रेणी के लिए, 3D श्रेणी के लिए, कि वर्ग संख्या 3 से 7, वर्ग संख्या 3 से 7 आकार में कमी, फिर 7 से कहां 10 तक आकार लगभग समान, और 10 से कहां तक 12 तक आकार में वृद्धि। कोई दिक्कत नहीं है, ये बातें पढ़ी हमने किसके लिए, 3D श्रेणी के लिए। हम परमाणु आकार किस लिए बात कर रहे हैं, ताकि हम किसका परिणाम निकाल सकें, आयन ऊर्जा। देखिए 3 से 7 तक आकार में क्या है, कमी, आकार में कमी आएगी, आकार छोटा होगा, आकार छोटा होगा तो आयन ऊर्जा क्या होगी, अधिक, हमें अधिक ऊर्जा चाहिए, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, अधिक बढ़ेगी। कहां से कहां तक जाने में, वर्ग संख्या 3 से 7 तक जाने में आयन ऊर्जा का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि आकार में क्या आती है, कमी। वर्ग संख्या 7 से 10, आकार क्या रहता है 7 से 10 तक, लगभग समान, तो आयन ऊर्जा भी क्या होगी, लगभग समान, बराबर होगी, न घटेगी न बढ़ेगी। वर्ग संख्या 10 से 12 तक आकार में क्या होती है, वृद्धि। आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, कम, तो आयनाइजेशन एनर्जी के मान में क्या होगा, आएगी कमी। तो आयन ऊर्जा और परमाणु आकार एक दूसरे से सूत्र द्वारा संबद्ध होते हैं। यहां से एक और प्रश्न निकालेंगे, वही निकालेंगे, देखिए हम कह रहे हैं वर्ग संख्या 3 से 7 तक आकार में क्या है, कमी, 7 से 10 आकार में क्या हुई है, आकार में तो समान है, 10 से 12 तक आकार में क्या हुई है, वृद्धि, 10 से 12 हम 12वां वर्ग पढ़ते हैं, वर्ग संख्या कौन सा, 12, इधर वर्ग संख्या कौन सा लिख रहा हूं, 3। वर्ग संख्या 12 में कौन कौन है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, यही है क्या, वर्ग संख्या 12 में यही है, जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूरेनियम। वर्ग संख्या 3 में कौन है, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। ये हम पढ़ रहे हैं, इधर करते हैं 3 से कहां की तरफ, 12 की तरफ,
डी ब्लॉक में आते हैं वर्ग संख्या 3 से 12 तक। तो कौन से वर्ग वाले तत्वों का आकार बड़ा है? सिर्फ डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं। वर्ग 3 वाले बड़े हैं, वर्ग 4 वाले, वर्ग 12 वाले, वर्ग 12 वाले। क्यों? देखिए 3 से 7 तक तो आकार भी क्या है, कमी, 7 से 10 बराबर है, 10 से 12 आकार भी क्या है, वृद्धि। तो पूरे डी ब्लॉक की बात करूं 3 से लेकर कहां तक की, 12 तक की, तो तुलनात्मक रूप से बड़े कौन हुए? वर्ग संख्या कौन से वाले? 12 वाले। जब आकार वर्ग 12 का बड़ा है कौन से ब्लॉक में? डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में चूंकि वर्ग संख्या 3 से कहां तक आते हैं, 12 तक आते हैं, और वर्ग संख्या 12 के तत्वों का आकार अपने अपने आवर्त में, अपनी अपनी लाइन में सबसे क्या है, बड़ा। और बड़ा है, आकार बड़ा है, तो आयनिक ऊर्जा क्या लगनी चाहिए, कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? रिवाइज कर रहा हूं। डी ब्लॉक में वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 तक तत्व आते हैं। वर्ग संख्या 12 के तत्वों का आकार अपने अपने आवर्त में 3D में सबसे बड़ा है, 4D में, 5D में, 6D में। इन तत्वों का आकार अपने अपने आवर्त में क्या है, सबसे बड़ा। और आकार बड़ा है तो आयन ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, कम। ऊर्जा कम लगनी चाहिए। पर प्रश्न हमारे पास क्या है, प्रश्न ये है वर्ग 12 के तत्वों का आकार अपने अपने आवर्त में सबसे बड़ा होने के बावजूद इनकी आयन ऊर्जा का मान सर्वाधिक होता है, जबकि होना क्या चाहिए था, कम। तो बड़ा आकार है तो आयन ऊर्जा का मान क्या रहना चाहिए, कम। तो प्रश्न हमारे लिए क्या है, वर्ग संख्या 12 के तत्वों का आकार अपने अपने आवर्त में सबसे बड़ा होने के बावजूद इनकी आयन ऊर्जा का मान भी क्या होता है, अधिक होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो तत्व है कौन कौन से, जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूरेनियम, इन सभी में डी कक्षक जो है, कौन है, डी कक्षक, वो कैसे है साहब, पूर्ण है, फुल है। इसमें 3D10, 4D10, 5D10, 6D10। तो ये सभी तत्व आकार तो बड़ा है इनका, परंतु इन सभी का विन्यास कैसा है, पूर्ण पूरित प्रकार का स्थायी विन्यास। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और स्टेबल विन्यास है, स्थायी है। स्थायी विन्यास से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इसको एक बार फिर रिवाइज करूंगा। वर्ग संख्या 12 के तत्वों का आकार अपने अपने आवर्त में सबसे बड़ा है, अपने अपनी लाइन में बड़े होने के बाद भी इनकी आयन ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए जब आकार बड़ा है तो। पर है क्या इनका आयन ऊर्जा का मान, बहुत अधिक। क्यों? क्योंकि आकार तो बड़ा है परंतु इन सब में विन्यास कैसा है, पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास। सब में डी कक्षक पूरा क्या है, बड़ा। और स्थायी विन्यास से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा। इसलिए इन तत्वों का जो आयन ऊर्जा का मान है वो आकार बड़ा होने के बावजूद भी क्या होता है, उच्च होता है। इसके बाद एक प्रश्न हो गया आयन ऊर्जा में। यहीं से हम एक और प्रश्न निकाल सकते हैं। प्रश्न ये है कि आपने सुना है क्रोमियम व कॉपर, क्रोमियम व कॉपर, क्रोमियम तथा कॉपर की द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है, क्यों? ये हमारे लिए प्रश्न है। क्या क्रोमियम तथा कॉपर की द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है?
देखें आप क्रोमियम का विन्यास लिखो। अच्छा द्वितीय आयन ऊर्जा का मतलब क्या हुआ? आयन ऊर्जा का मतलब तो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यक ऊर्जा। द्वितीय आयन ऊर्जा का मतलब क्या हुआ? दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। क्रोमियम का विन्यास लिखो। क्रोमियम कितने नंबर पर आता है? 24 पर। विन्यास होता है इसका बायतम 3d5 4s1। ठीक है। और कॉपर कितने नंबर पर आता है? 29 पर। इसका बायटम कोष का विन्यास होता है 3d10 4s1। समझ रहे हैं आप? ये इनकी मूल अवस्था है। अभी तक इनमें से क्या नहीं निकाला? हमने इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला है। अब आप क्या करेंगे? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालिए। एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। जो ऊर्जा चाहिए, जो हमें ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी, वो क्या कराएगी? आयनन ऊर्जा। और वो भी कौन सी? प्रथम आयनन ऊर्जा। प्रथम आयनन ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यक ऊर्जा प्रथम आयनन ऊर्जा। तो विन्यास क्या हो जाएगा? d5 4sg। इसको लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, ये लो लिखा दिया मैंने। ठीक है सर। अब इसी में से मैं क्या निकालूं? दूसरा इलेक्ट्रॉन। एक और इलेक्ट्रॉन निकालूं। एक तो निकाल लिया मैंने, एक और निकालूं। अब जो ऊर्जा चाहिए वो क्या कहलाएगी? द्वितीय आयन ऊर्जा। क्यों? एक निकाल चुका, दूसरा निकाल रहा हूं। इस बार एनर्जी क्या चाहिएगी? अधिक। अधिक क्यों? क्योंकि अब जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, किसमें से निकाल रहे हो? d5 से। और d में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल? 10। आधे कितने हो गए? 5। तो ये कैसा विन्यास हो गया? ये हो गया अर्धपूरित स्थायी विन्यास। अर्धपूरित स्थायी विन्यास। ठीक है। अर्धपूरित स्थायी विन्यास। तो स्थायी विन्यास हो गया। एक तो रिक्त वाला, बिल्कुल खाली हो, आधे भरे हुए हो, और पूरे भरे हुए हो। ये कैसे विन्यास होते हैं? स्थायी विन्यास। तो अर्धपूरित कैसा विन्यास हो गया? स्थायी। और स्थायी विन्यास से यदि आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी? ज्यादा। इसलिए जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ऊर्जा क्या लगानी पड़ेगी आपको? बहुत ज्यादा। तो बताइए दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी या पहले में? दूसरे में, क्योंकि पहला तो कोई स्थायी नहीं है, 4s से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तो एनर्जी क्या लगेगी कम। पर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो कहां से जा रहा है? स्थायी विन्यास से जा रहा है, तो एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी? ज्यादा। तो ये तो किसके लिए हमने सॉल्यूशन कर दिया? क्रोमियम के लिए। वही प्रश्न हमें किसके लिए रिपीट करना है? वो हमें करना है किसके लिए? कॉपर के लिए। वो कह रहा है कॉपर में से भी जब क्या करते हैं? दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो भी एनर्जी क्या चाहिए होती है? ज्यादा। इसके रीजन क्या है उसका? ये इसका विन्यास है साहब 3d10 4s1। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, ये प्रथम इलेक्ट्रॉन। तो जो एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाएगी? प्रथम आयनन ऊर्जा। विन्यास किसमें चेंज हो जाएगा? 3d10 4s1 वाला तो 1 चला गया। ये कैसा विन्यास है? ये विन्यास कैसा है? पूरित स्थायी विन्यास। पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास। ठीक है। पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास जो है d10 है। अब स्थायी विन्यास से आप इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद किसमें चेंज हो गया? d10 में। अब आप क्या करो? दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो, एक और निकालो, तब आपको एनर्जी क्या चाहिए? अधिक। अधिक क्यों चाहिए? क्योंकि इस बार इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है? d10 से, जो एक ऐसा विन्यास है पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास। तो यहां जो ऊर्जा चाहिए वो क्या चाहिए? बहुत अधिक। तो क्रोमियम तथा कॉपर से जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी क्या चाहिए? कम। और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा। तो प्रश्न क्या हो गया हमारे लिए? प्रश्न हो गया कि क्रोमियम तथा कॉपर की प्रथम आयन ऊर्जा का मान तो कम होता है तथा द्वितीय आयन ऊर्जा का मान क्या होता है? अधिक होता है। तो ये दो प्रश्न हमने पढ़े हैं इस बेस पर। कौन से बेस पर? आयन ऊर्जा के बेस पर। इसी से एक मिलता जुलता प्रश्न और अपन सॉल्व कर सकते हैं।
आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन किससे निकालें, आयरन की तृतीय आयन ऊर्जा का मान और मैग्नीज की तृतीय आयन ऊर्जा का मान के मानों में बहुत ज्यादा अंतर होता है, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर आपको सोचना है इस पूरे